हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टोक्स लॉ। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि जब भी दो लिक्विड मूव करता है, लिक्विड फ्लो करता है, तो लेयर्स के बीच में जब मोशन आता है और लेयर्स के बीच में जैसे ही मोशन आया तो एक फोर्स अराइज होता है दो लेयर्स के बीच में, जो कि रिटार्डिंग होता है, और उस फोर्स को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? विस्कस फोर्स। ओके, सो अब यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होगा लास्ट लेक्चर का वो ये है कि जब दो लेयर्स मूव करती है तो उनके बीच में एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्या डेवलप होता है, और उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? विस्कस फोर्स। ठीक है, विस्कस फोर्स दो लेयर्स के मूव होने पे ही आएगा। जब दो लेयर्स मूव नहीं करेगी तो विस्कस फोर्स नहीं आएगा। ओके, सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टोक्स लॉ। नाउ इमेजिन कि ये लिक्विड के लेयर्स हैं। ठीक है ना, और ये एक ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, जो इस लिक्विड में मूव करने वाला है विथ वेलोसिटी v। ओके, नाउ सबसे पहले ये लेयर्स जो है ये सब रेस्ट पे थे, मतलब विस्कस फोर्स था क्या? नहीं, विस्कस फोर्स जीरो था, मतलब था ही नहीं, क्योंकि लिक्विड के लेयर्स सारे रेस्ट पे थे। अभी हुआ यूं कि जैसे ही ये ऑब्जेक्ट इसमें आया और वो मूव करने लगा तो इसके साथ में जो लेयर्स अटैच्ड है ये भी मूव करने लगी। ओके, जैसे जैसे ये लेयर्स मूव करने लगी, ये लेयर्स क्यों मूव करी? क्योंकि ये लेयर्स इस बॉडी को अटैच थी, उसके साथ में थी। तो जैसे ये बॉडी मूव करेगा तो ये लेयर्स मूव करेंगी, तो ये दो लेयर्स के बीच में अभी क्या डेवलप होगा? ये दो लेयर्स के बीच में क्या डेवलप होगा? विस्कस फोर्स अब डेवलप होगा। समझ में? क्लियर? तो जब भी बॉडी एक मीडियम से मूव करेगा, चाहे वो गैसियस रहे या लिक्विड रहे, विथ वेलोसिटी v, तो उस बॉडी पे ऑन बॉडी या फिर बॉडी विल एक्सपीरियंस force and that is known as viscous force. ओके, कब? जब बॉडी उस मीडियम से मूव करेगा। अब हम लोगों को इस विस्कस फोर्स का वैल्यू निकालना है, और ये वैल्यू हमको मिला स्टोक्स लॉ से। ओके, कैसे मिला? देखो, इसका डेरिवेशन एक अलग ही तरीके का डेरिवेशन है, यू विल एंजॉय इट। स्टोक का ये मानना था कि सपोज एक बॉडी है जिसका रेडियस है r, उसका रेडियस कितना है? r, वो v वेलोसिटी से एक मीडियम में मूव कर रहा है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है एटा। ओके, एक स्फेरिकल बॉडी, स्टोक्स लॉ किसके लिए था? सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल बॉडी के लिए था। स्फेरिकल बॉडी जिसका रेडियस है r, जो कि v वेलोसिटी से एक ऐसे मीडियम में मूव कर रहा है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है एटा। ठीक है ना, उसके हिसाब से जो विस्कस फोर्स है ये तीन चीजों पे डिपेंड करना चाहिए। वो तीन चीजें हैं, सबसे पहला रेडियस पे, उस बॉडी के रेडियस पे डिपेंड करना चाहिए, दूसरा उसके वेलोसिटी पे डिपेंड करना चाहिए, और तीसरा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करना चाहिए। ओके, स्टोक्स का ये मानना था। ओके, उसने पहले ही कंसीडर किया कि भाई इस बॉडी पे जो विस्कस फोर्स लग रहा होगा ना, ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होगा। फिर उसने ये सोचा कि इसको डिराइव कैसे करना है, इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करना, तो ही यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो उसका मानना था कि सपोज विस्कस फोर्स जो है वो है सम कांस्टेंट k इनटू eta टू द पावर a, v टू द पावर b एंड r टू द पावर c, है ना। सपोज उनके पावर्स होंगे a b c। अब हमारा काम है a b c निकालना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड के डायमेंशन निकालेंगे। विस्कस फोर्स का डायमेंशन k कांस्टेंट है, डायमेंशन उसका eta का डायमेंशन टू द पावर a, वेलोसिटी का डायमेंशन टू द पावर b, r का डायमेंशन टू द पावर c। फोर्स का डायमेंशन क्या आएगा? m1 l1 t-2। ये तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी, उसने एक डायमेंशनल लेस कांस्टेंट पकड़ा था, तो इसका डायमेंशन आएंगे m0 l0 t0। ईटा के डायमेंशन पिछले लेक्चर में पढ़े, m1 l-1 t-1 टू द पावर a। वेलोसिटी कितना आएगा? l1 t-1 टू द पावर b, और रेडियस कितना आएगा?
L1 to the power c, m1 L1 t minus 2 that is equal to, अब पहले तो इनके पावर्स को, जैसे इसको a से मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों को b से मल्टीप्लाई होगा और इसको c से मल्टीप्लाई होगा और m के सारे पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो मैं एक स्टेप डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे, वो रहेगा m टू द पावर a l टू द पावर, अब यहाँ पे माइनस a b और c, माइनस a प्लस b प्लस c, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ना, मल्टीप्लिकेशन में डायमेंशन एनालिसिस में हम लोगों ने पढ़ा कि पावर्स का क्या होता है, एडिशन होता है। t के पावर डायमेंशन क्या आएंगे, माइनस a माइनस b, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, इधर m का पावर कितना है 1, इधर m का पावर कितना है a, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1। अब t का पावर, t का डायमेंशन हम लोग सॉरी t के पावर इक्वेट करते हैं, इधर कितना है माइनस a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। अब a की जगह माइनस 1 डाला, माइनस 1 उधर गया, सॉरी b इधर लेके आएंगे, 2 इधर लेके आएंगे, ओके। तो इसको सॉल्व किया तो b का वैल्यू भी कितना है 1 आया, ठीक है। अब तीसरा इसको हम लोग इक्वेट करेंगे, इधर 1 है, l का पावर 1 है, इधर l का पावर कितना है माइनस a प्लस b प्लस c, a की जगह 1 डाला, b की जगह 1 डाला, माइनस 1 प्लस 1 0 हो गया, तो यहां से भी c का वैल्यू कितना आया 1, तो a b c इनके वैल्यूज 1 1 1 आए, ओके। और उसने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया और ये k का वैल्यू निकाला 6 पाई। ये दो बातें ध्यान में रखो कि इसने जो पावर्स निकाले वो निकाले 1 1 1 और k का वैल्यू उसने एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किया एंड दोस came out, that value came out to be 6 pi and finally he wrote the formula for viscous force जिसको उसने बोला Fv is equal to 6 pi eta Rv। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन करके रख लो, ओके। और इसको कैसे समझेंगे कि जब एक स्फेरिकल बॉडी जिसका रेडियस है r v वेलोसिटी से एक मीडियम में जाएगा जिसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी eta है, तो उसके ऊपर विस्कस फोर्स कितना लगेगा 6 पाई eta Rv, इतना विस्कस फोर्स लगेगा, ओके। कंसेप्ट ध्यान में आया। सो दिस वाज नोन एज स्टोक्स लॉ। तो याद रख लो भाई, अगले बार स्टोक्स लॉ बोला कि भाई समझ लेना, पहला कंडीशन स्फेरिकल बॉडी के लिए है जब वो किस में मूव करेगा, एक विस्कस लिक्विड में मूव करेगा, उस पे लगने वाला विस्कस फोर्स कितना 6 पाई eta Rv। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे, ओके। दैट्स इट।